नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी मन की बात करेंगे। कार्यक्रम में जनता से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 87वीं कड़ी होगी। महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर कर सकते हैं चर्चा। रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा कर सकते हैं। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 87वीं कड़ी होगी जब पीएम मोदी एक बार फिर से मन की बात करेंगे। महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर वो बात कर सकते हैं। इसके अलावा रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर आज बात हो सकती है मन की बात में। प्रधानमंत्री मोदी का आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण को लेकर बात हो सकती है और महिला सशक्तिकरण के अलावा रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर बात होगी। महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं पीएम मोदी आज मन की बात में। रूस यूक्रेन को लेकर भी आज मन की बात में बात हो सकती है। तो प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण को लेकर हो सकता है। पीएम मोदी अब तक न जाने कितने ही विषयों पर बातचीत कर चुके हैं और आज महिलाओं को लेकर बातचीत होगी। मन की बात के 87वें एपिसोड का आज सुबह 11 बजे टेलीकास्ट होगा, प्रसारण होगा। पीएम मोदी एक बार फिर से मन की बात करेंगे और जनता से अपने मन की बात, अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का ये 87वां एपिसोड होगा। महीने के अंतिम रविवार को पीएम मोदी मन की बात के जरिए देश को संबोधित करते हैं। प्रसार भारती अपने आकाशवाणी नेटवर्क पर इस कार्यक्रम को 23 भाषा और 29 बोलियों में प्रसारित करता है। इसके अलावा प्रसार भारती अपने विभिन्न डीडी चैनल्स पर इस कार्यक्रम के दृश्य संस्करणों को हिंदी और अन्य भाषाओं में प्रसारित भी करता है। माना यह जा रहा है कि इस बार पीएम मोदी नवरात्र को ध्यान में रखते हुए महिला सशक्तिकरण की बात कर सकते हैं। इसके अलावा वो रूस यूक्रेन संकट पर भी अपनी बात रख सकते हैं। पिछली बार के कार्यक्रम में मोदी ने यह भी कहा था कि पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक अलग अलग कार्यक्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही हैं। इसके अलावा सेना में जाकर भी बेटियां बड़ी भूमिकाओं में हैं और देश की रक्षा कर रही हैं। दरअसल 2014 में सत्ता में आने के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। विभिन्न मुद्दों पर देश के लोगों से अब तक पीएम मोदी कई बार बात कर चुके हैं। कार्यक्रम आमतौर पर महीने के आखिरी रविवार को ही प्रसारित किया जाता है। इसकी पहली कड़ी अक्टूबर 2014 में प्रसारित हुई थी और 2019 में एक संक्षिप्त अवधि को छोड़कर जब प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान इसे रोक दिया था, तब से निर्बाध रूप से चल रहा है। ये 26 दिसंबर 2021 को साल का आखिरी प्रसारण था। इस साल का ये पहला प्रसारण होगा। पहली बार 26 दिसंबर 2021 को मन की बात कार्यक्रम फिर से प्रसारित हुआ था। और वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। छठवें दिन भी तेल के दाम में इजाफा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100 के करीब हो चुके हैं जबकि डीजल 90 रुपए के पार हो चुका है। तो पेट्रोल डीजल के दाम में फिर से इजाफा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 100 के करीब पहुंच चुकी है। पेट्रोल डीजल के दाम में फिर इजाफा हो रहा है लगातार। पिछले 6 दिनों के अंदर ये 5वीं बार ऐसा मौका है जब एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली के अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात करें तो पेट्रोल लगभग 100 के करीब पहुंच चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर डीजल की बात की जाए तो डीजल 90 के पार हो चुका है। देश की आर्थिक राजधानी में ही 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 113 रुपए है। 2 साल बाद आज फिर से शुरू होंगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। कोरोना महामारी के चलते ये सर्विस बंद कर दी गई थी,
लेकिन अब विमानन कंपनी ने अपनी पूरी की पूरी तैयारियां कर ली हैं। कोरोना महामारी के चलते इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद किया गया था, लेकिन अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ऑन कर दिया गया है और इसको लेकर पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। विमानन कंपनियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कोरोना के चलते 2 साल बाद आज फिर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होंगी। कोरोना महामारी के चलते ही दरअसल सर्विस को बंद किया गया था। दो साल बाद आज फिर से शुरू होंगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। विधान परिषद चुनाव के बाद बीजेपी संगठन में जल्द बदलाव होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बदलाव की कवायद तेज। बीजेपी में एक व्यक्ति और एक पद का सिद्धांत है, तो एमएलसी चुनाव के बाद में संगठन में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बदलाव की कवायदें तेज हो चुकी हैं। एक व्यक्ति और एक ही पद का सिद्धांत है, यानी आप अगर सरकार में कामकाज कर रहे हैं तो आप संगठन के पदों पर नहीं बैठ सकते हैं, और अगर आप संगठन में पदों पर बैठे हैं तो आप सरकार में किसी पद पर नहीं बैठ सकते हैं। एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत बीजेपी में दरअसल है, और इसी को ही फॉलो करते हुए अब संगठन के जो लोग इस वक्त सरकार में एंट्री कर चुके हैं वो अब वहाँ की जिम्मेदारी से फारिग हो जाएंगे और संगठन में कुछ और लोगों की जिम्मेदारियां लगाई जाएंगी, जिनमें एक नाम स्वतंत्र सिंह का भी है। अभी तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बने हुए हैं और कैबिनेट का हिस्सा भी बन चुके हैं। तो आशा ये है कि जल्द ही संगठन को लेकर कुछ नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। एमएलसी चुनाव के बाद बीजेपी संगठन में जल्द ही बदलाव होगा। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र सिंह आज मन की बात सुनेंगे। और देखिए, आप लगातार जानते हैं कि तमाम बड़े नेता जो हैं बीजेपी के, वो भी प्रधानमंत्री मोदी की तमाम जो मन की बात में चीज़ें रहती हैं उनको बड़े ध्यान से सुनते हैं। उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो खासतौर पर बीजेपी के समर्थक हैं, वो भी सुनते हैं। इस बीच उत्तराखंड में भाजपा की नई सरकार गठन के बाद विभागों में तबादलों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले शिक्षा विभाग और अब पुलिस विभाग में फेरबदल देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो नेतृत्व वाली सरकार है, शनिवार राज्य के पुलिस इंटेलिजेंस प्रभारी पद में फेरबदल किया गया। शासन आदेश के मुताबिक पुलिस मुख्यालय में कार्मिक आईजी पद पर तैनात आईपीएस एपी अंशुमान को महानिरीक्षक अभिसूचना सुरक्षा पद पर ट्रांसफर कर नवीन तैनाती की गई है। उत्तराखंड शासन ने आदेश जारी किए हैं। योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। बीजेपी की यूपी में बम्पर जीत के पीछे कई लोगों की मेहनत थी। वो लोग कौन से हैं जिन्होंने पार्टी के लिए इतनी मेहनत की, विजय पताका फहराने में अहम भूमिका निभाई है? रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी के शपथ में कई वीवीआईपी नेता मेहमान रहे। पीएम नरेंद्र मोदी आए, गृह मंत्री अमित शाह आए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित मोदी कैबिनेट के कई कद्दावर मंत्री भी योगी की शपथ के साक्षी बने। इस चुनाव पीएम मोदी की अहम भूमिका थी। पीएम ने शिद्दत से यूपी के चुनाव में मेहनत की। वो अच्छी तरह जानते हैं भारत में केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। ऐसे में वो इस रास्ते पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जिन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, यूपी में बीजेपी के सियासी वनवास को खत्म करने में अमित शाह की भी अहम भूमिका रही थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कमल खिलाने का जिम्मा अमित शाह ने निभाया था। जिस पिच पर 2022 के चुनाव में सीएम योगी ने जबरदस्त तरीके से पारी खेली है, इसी का नतीजा है कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ इतिहास रचने में कामयाब रही। अमित शाह को 2024 के लिए सियासी जमीन तैयार करने के लिए जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को देखते हुए टीम गठन करने का जिम्मा सौंपा गया था, जिन्हें वो अच्छी तरह से अंजाम दे चुके हैं। अब बात जेपी नड्डा की।
इस बार के चुनाव में जेपी नड्डा को भी अपने कद बरकरार रखने की चुनौती थी। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में जेपी नड्डा यूपी के प्रभारी थे। यूपी के प्रभारी रहते हुए बीजेपी को बड़ी सफलता मिली थी, जिससे उनका कद और बढ़ गया था। यूपी में पार्टी को मिली बम्पर जीत पर जेपी नड्डा का कद और बढ़ गया है। तो वहीं मोदी और योगी की जोड़ी ने आखिरकार वो करिश्मा कर दिखाया है। राजनीतिक पंडितों की माने तो ये मोदी और योगी का करिश्मा ही है कि करीब 37 साल बाद किसी राजनीतिक दल ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की है। 37 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री ने 5 साल सत्ता में रहने के बाद फिर से जीत का परचम लहराया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। योगी आदित्यनाथ प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए जो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सत्ता पर काबिज हुए। लेकिन उनके सन्यासी से राजधर्म तक की यात्रा आसान नहीं रही। हालांकि उन्होंने जब जब अपनी भूमिकाएं बदली तब हर बार उन्होंने इतिहास ही रचा है। और देखिए, योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार यूपी के सीएम बन गए हैं। कैसे एक युवक सन्यासी के पद से सत्ता की शपथ तक पहुंचा, ये आपको जानना जरूरी है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पचुर गांव, जहां 5 जून 1972 को गांव के आनंद सिंह बिष्ट के घर किलकारी गूंजी। किसी ने नहीं सोचा था कि ये किलकारी पूरे यूपी की आवाज बनेगी। धीरे धीरे वो नन्हा बड़ा हुआ तो घर वालों ने नाम उसका अजय सिंह बिष्ट रखा। आनंद सिंह बिष्ट के 7 बच्चों में ये बच्चा सबसे तेज तर्रार था। शुरुआती पढ़ाई गांव के ही स्कूल से हुई। बड़े हुए तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हुए अजय सिंह बिष्ट एबीवीपी के सदस्य बन गए। साल 1994 ऋषिकेश का ललित मोहन शर्मा पीजी कॉलेज, यहीं पर मैथ्स में एमएससी कर रहे थे अजय। साथ में पिता आनंद सिंह का ट्रांसपोर्ट का काम भी संभाल रहे थे। सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर पिता को अजय की खोज खबर मिलनी बंद हो गई। कुछ महीनों बाद पता चला कि अजय गोरखपुर में है और अब वो अजय नहीं रहा, योगी बन गया है और उसे योगी बनाया है महंत अवैधनाथ ने। आनंद सिंह और उनकी पत्नी सावित्री देवी गोरखपुर मठ पहुंचे, महंत से मिले, बेटे को देखा और लौट आए। उधर अजय भी सन्यासी बनने के 4 साल बाद घर लौटे, लेकिन सन्यास के ही एक विधान के कारण किसी भी सन्यासी को भिक्षुक बनने पर अपनी माता से पहली भिक्षा मांगनी पड़ती है, तभी उसका सन्यास सही मायनों में शुरू माना जाता है। योगी आदित्यनाथ अपनी मां से भिक्षा लेकर गोरखपुर लौट गए और सन्यासी का जीवन जीने लगे। साल 1996 के लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने महंत अवैधनाथ के चुनाव का संचालन किया। उन्होंने अपने काम को इतने समर्पण के साथ पूरा किया कि साल 1998 में गुरुदेव महंत अवैधनाथ उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने 26 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव जीतकर सबसे कम उम्र में सांसद बनने का गौरव हासिल किया और यहीं से उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। इसके बाद वो लगातार 5 बार गोरखपुर से सांसद बने और उन्हें 42 साल की उम्र में उन्होंने 5 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड भी बनाया। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी का दबदबा बनाया और गोरखपुर से चुनाव जीतकर अपनी हनक भी कायम रखी। साल 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने 19 मार्च 2017 को 45 साल की उम्र में यूपी के सीएम पद की शपथ ली। पिछले 5 साल में योगी आदित्यनाथ का यूपी की राजनीति पर जबरदस्त असर देखने को मिला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई मिथक तोड़े। एक चर्चा आम थी कि जो भी सीएम नोएडा या गौतम बुद्ध नगर जाता है वो दोबारा सत्ता में नहीं लौटता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस मिथक को तोड़ा ही नहीं बल्कि नोएडा में कई योजनाओं को शुरू किया। 5 साल के कार्यकाल के दौरान वो एक बार नहीं बल्कि 22 बार नोएडा गए। यूपी की सियासत में एक मिथक विधानसभा चुनाव लड़ने से भी जुड़ा हुआ था। ज्यादातर नेता विधानसभा चुनाव नहीं लड़ते थे, एमएलसी होकर सीएम की कुर्सी तक पहुंचते थे। लेकिन 2022 के चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मिथक को भी तोड़ दिया।
वहीं योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल के दौरान अपराध के प्रति सख्त छवि अपनाई, जो लोगों के दिल में घर कर गई। इसी वजह से 2022 के चुनाव में भी बीजेपी को यूपी में जबरदस्त जीत हासिल हुई। 37 साल बाद ये पहली बार है जब कोई सीएम लगातार दूसरी बार जीत हासिल कर सत्ता में लौटा है। ये भी एक मिथक सीएम योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। गोरखपुर से वाराणसी की फ्लाइट का शुभारंभ करेंगे योगी आदित्यनाथ। उड़ान योजना के तहत इंटरस्टेट फ्लाइट का शुभारंभ करेंगे। गोरखपुर से वाराणसी के लिए 12 फ्लाइट की सर्विस होगी। यूपी सरकार केंद्र सरकार के साथ लगातार विस्तार कर रही है। पिछले 5 सालों में यूपी में बड़े पैमाने पर एविएशन क्षेत्र में विस्तार हुआ है। यूपी सरकार केंद्र सरकार के साथ लगातार विस्तार कर रही है। उड़ान योजना के तहत इंटरस्टेट फ्लाइट का शुभारंभ करेंगे योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर से वाराणसी के लिए 12 फ्लाइट की सर्विस होगी। गोरखपुर से वाराणसी की फ्लाइट का शुभारंभ योगी आदित्यनाथ आज करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में हुई अव्यवस्था से शासन नाराज है। मुख्य सचिव ने आज बैठक बुलाई है। संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे मुख्य सचिव। अमित शाह समेत कई वीआईपी को परेशानी हुई थी। सीएम योगी के शपथ ग्रहण समारोह में काफी अफरा तफरी रही थी, जिस कारण से नाराजगी के चलते मुख्य सचिव ने आज बैठक बुलाई है। संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे मुख्य सचिव। अमित शाह समेत कई वीवीआईपीज को परेशानी हुई थी। सीएम योगी के शपथ ग्रहण समारोह में अफरा तफरी के चलते आज बैठक बुलाई गई है। शपथ ग्रहण समारोह में हुई अव्यवस्था से शासन दरअसल नाराज है। मुख्य सचिव ने आज बैठक बुलाई है इसी को लेकर। संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक होगी आज मुख्य सचिव की। मुख्य सचिव ने आज बैठक बुलाई है। शासन दरअसल नाराज है। जो व्यवस्थाएं हुई शपथ ग्रहण समारोह में, उसी को लेकर ही आज ये एक बैठक बुलाई गई है। वहीं केजरीवाल सरकार ने दिल्ली बजट साल 2022-23 के लिए पेश कर दिया। ये बजट 75,800 करोड़ रुपए का है। मनीष सिसोदिया ने इस बजट को रोजगार बजट का नाम दिया और बजट के लिए 5 साल में 20 लाख लोगों की नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने साल 2022-23 के लिए बजट पेश किया। ये बजट 75,800 करोड़ रुपए का है। मनीष सिसोदिया ने इस बजट को रोजगार बजट का नाम दिया है। इस बजट के लिए 5 साल में 20 लाख लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। मनीष सिसोदिया ने बजट पेश करते हुए कहा कि पिछले साल आप सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया था। इस बार का हमारा बजट रोजगार बजट है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में दिल्ली के लोगों को 20 लाख नौकरियां देने का टारगेट है। हमने जब बजट में सजेशंस मांगे थे तो अलग अलग तरीके के सजेशंस आए थे। डिमांड्स कम सजेशंस कम एडवाइजेस बहुत कुछ आया था और इसमें लगभग एक सेंस ऑफ द सजेशंस आपको बोलूं
तो कहीं ना कहीं उसी में ये डिमांड थी कि हमें आप बजट बनाओ तो रोज़गार की बात करो, आप हमें इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की बात करो। कोविड ने हमारी कमर तोड़ दी है, तो अगर आज इस बजट का ओवरऑल सेंस आप कहें तो वहीं से निकला है। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आए 7 बजट से दिल्ली के स्कूल अच्छे हुए, बिजली मिल रही है, लोगों के 0 बिजली का बिल आ रहा है, मेट्रो का विस्तार हुआ है, सुविधा फेसलेस हुई है, अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। वहीं इस बजट को बीजेपी पूरी तरह से फेल बताते हुए कहा कि इस बजट से जनता को फायदा नहीं होगा। आप सरकार के इस बजट से अब देखना ये होगा कि आने वाले साल में दिल्ली की जनता को कितना फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इस बीच खबर लखनऊ से है। गोरखपुर से वाराणसी की फ्लाइट का शुभारंभ करेंगे योगी आदित्यनाथ। उड़ान योजना के तहत इंटरस्टेट फ्लाइट का शुभारंभ होगा। गोरखपुर से वाराणसी के लिए 12 फ्लाइट्स की सर्विस होगी। यूपी सरकार केंद्र सरकार के साथ में लगातार विस्तार कर रही है। पिछले 5 सालों में यूपी में बड़े पैमाने पर एविएशन क्षेत्र में विस्तार हुआ है और अब इसी के तहत गोरखपुर से वाराणसी के लिए 12 फ्लाइट की सर्विस होगी। यूपी सरकार केंद्र सरकार के साथ लगातार विस्तार कर रही है एविएशन क्षेत्र में। पिछले 5 सालों में यूपी में बड़े पैमाने पर एविएशन क्षेत्र में विस्तार हुआ है और अब एक बार फिर से एक विस्तार होने जा रहा है। गोरखपुर से वाराणसी की फ्लाइट को लेकर शुभारंभ होने जा रहा है। आज योगी आदित्यनाथ फ्लाइट का शुभारंभ करेंगे। उड़ान योजना के तहत ही इंटरस्टेट फ्लाइट का शुभारंभ करेंगे योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर से वाराणसी के लिए 12 फ्लाइट की सर्विस होगी। पिछले 5 सालों में यूपी में बड़े पैमाने पर एविएशन क्षेत्र में विस्तार हुआ है और अब गोरखपुर से वाराणसी की फ्लाइट का शुभारंभ योगी आदित्यनाथ करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से वाराणसी की फ्लाइट का शुभारंभ करेंगे। उड़ान योजना के तहत ही इंटरस्टेट फ्लाइट का शुभारंभ करेंगे अभी से कुछ ही देर बाद योगी आदित्यनाथ। यूपी सरकार केंद्र सरकार के साथ लगातार विस्तार कर रही है। पिछले 5 सालों की ही बात करते हैं तो यूपी में बड़े पैमाने पर एविएशन क्षेत्र में विस्तार हुआ है और अब गोरखपुर से वाराणसी की फ्लाइट का शुभारंभ आज होगा। अश्विनी मेरे साथ मेरे सहयोगी। अश्विनी, जरा पूरी जानकारी चाहिए कि क्या कुछ तैयारियां चल चुकी हैं और क्या कुछ तैयारियां हो गई हैं और अभी कितना और वक्त है आज जो विस्तार फिर से होने जा रहा है, कब कितने बजे तक ये पूरा कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल, आपको बता दें उत्तर प्रदेश ने अगर बात करें हवाई मार्ग को काफी बढ़ावा दिया है। उत्तर प्रदेश आज देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, निश्चित तौर पर इंटर-स्टेट जो कनेक्टिविटी है उसको लेकर के भी लगातार आज उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही थी, चाहे वो लखनऊ से कानपुर की हवाई यात्रा और लखनऊ से बनारस की हवाई यात्रा, लखनऊ से गोरखपुर, ऐसी तमाम चीजों को लेकर के ध्यान दिया गया, उस पर काम किया निश्चित तौर। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गृह जनपद से साथ ही से जो हवाई यात्रा शुरू हो रही है वो वाराणसी शुरू हो रहे जो संसदीय क्षेत्र है प्रदेश के प्रधानमंत्री का। निश्चित तौर पर इस दौरान जो है कहीं ना कहीं जो बिजनेस क्लास के लोग हैं, जो बिजनेस व्यापार करते हैं, उनके लिए काफी सुगमता होगी। वहां से लगातार जो अगर कनेक्टिविटी की बात करें गोरखपुर से और बनारस का रास्ता है, काफी लंबा रास्ता रहता है जिससे कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न होती है, जिसको लेकर के सरकार ने ध्यान दिया और अब आज से 12 फ्लाइट होंगी जो वाराणसी और गोरखपुर के बीच चलाई जाएंगी। निश्चित तौर पर इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ से लखनऊ से शुभारंभ करेंगे। पूरा जो शुभारंभ कार्यक्रम होगा जो है यही हमारी विचारधारा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के आम नागरिक के अंतर्गत 66 एयरपोर्ट पिछले 5 साल में हमने बनाकर देश को समर्पित किया। आने वाले दिनों में 34 अतिरिक्त एयरपोर्ट मतलब 100 एयरपोर्ट 2025 तक बनाने का हमारा संकल्प है और इसी के साथ जो वर्तमान में 409 रूट्स प्रचलित हैं उन रूट्स को बढ़ाकर 2025 तक 1000 रूट्स पूरे देश के आम नागरिक की योजना के तहत हम लोग क्रियान्वयन पूरे देश में करेंगे। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर करे और उसी संकल्प को हम लोग पूरा करेंगे।
पिछले 5 वर्षों में पूरे देश के आम नागरिक के द्वारा 90 लाख लोगों को, जिन्होंने पहले कभी भी ट्रेन में सफर नहीं किया था, उन्हें सफर हम लोग ने करवाया है और 1,75,000 फ्लाइट्स इस योजना के तहत हमने आगे बढ़ाई। नागर विमानन क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सामाजिक क्षेत्र में अभी ऑपरेशन गंगा के तहत जो यूक्रेन से हम लोगों ने 23,000 बच्चों को वापस घर सुरक्षित लाया, प्रधानमंत्री जी की आशा और अभिलाषा के अनुरूप उनके नेतृत्व में 5 दूसरे विदेशी देशों के साथ कोऑर्डिनेट कर एक युद्ध के वातावरण 23,000 बच्चों